सुप्रभातम बच्चों, गया गाइडेंस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं महेश कुमार राम और जो आज का हम लोग चैप्टर पढ़ने वाले हैं वह है संस्कृत वर्ण उच्चारण स्थान। यह एक ऐसा चैप्टर है जिससे आपको मैट्रिक के परीक्षा में 5 से 10 नंबर आने वाले हैं और ये सिर्फ संस्कृत में ही नहीं पूछेगा, हिंदी में ही पूछेगा। इसलिए ध्यान से इस चैप्टर को देखिएगा। अगर इसको आप ध्यान से देखते हैं तो मान लीजिए कि आपके मैट्रिक के परीक्षा में 5 से 10 क्वेश्चन का आंसर आपको मिलने वाला है। कौन सा चैप्टर है, पुनः हम आपको दोहराते हैं, संस्कृत वर्ण उच्चारण स्थान। तो चलिए देर न करते हुए इस चैप्टर को हम लोग शुरू करते हैं और स्लाइड को आगे बढ़ाते हैं। चलिए आप जान लेंगे हम लोग कि वर्णों की उत्पत्ति मुख के जिन भागों से होती है उन्हें उच्चारण स्थान कहते हैं। उच्चारण स्थान किसे कहते हैं? वर्णों की उत्पत्ति मुख के जिन भागों से उच्चारित होती है उसको हम लोग उच्चारण स्थान कहते हैं। मैंने यहाँ पे आपको हाईलाइट किया है। दूसरा, ये जो हम लोग वर्ण पढ़ने वाले हैं यह कहां से लिया गया है? तो पाणिनि संस्कृत व्याकरण से लिया गया है, क्योंकि जब तक हम संस्कृत में व्याकरण का ज्ञान रखेंगे तभी हम शुद्ध उसको मतलब पढ़ सकते हैं। तो इसलिए कहा गया कि शुद्ध उच्चारण ही संस्कृत भाषा की आत्मा है। सही उच्चारण के बिना भाषा का ज्ञान अधूरा है। अगर आप सही उच्चारित नहीं करते हैं, गलत उच्चारित करते हैं तो अर्थ का अनर्थ हो सकता है। इसलिए व्याकरण की आवश्यकता पड़ती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और आप जानते हैं कि संस्कृत वर्णमाला में कुल 50 वर्ण होते हैं। ये 50 वर्ण कौन कौन से होते हैं ध्यान से देखिएगा। तो पहला जो हमारा है वह है स्वर, जिसको हम लोग आच वर्ण भी कहते हैं। ये 13 प्रकार के होते हैं जो आप ये देख रहे होंगे। इसमें से 2 वर्ण एक्स्ट्रा गलती से लिखा गया है तो इसको आप इग्नोर कीजिएगा। दूसरा है जिसको हम लोग व्यंजन या हल वर्ण कहते हैं। ये 33 होते हैं, जिसमें से ये जो आप देख रहे हैं इसको बोलते हैं का वर्ग, जिसमें से 5 वर्ण आते हैं। अगला जो है इसको बोलते हैं च वर्ण, जिसको च वर्ग, जिसमें भी 5 वर्ण आते हैं। नेक्स्ट जो हमारा है वह है ट वर्ग, इसमें भी 5 वर्ण आते हैं। उसके जो आगे है ये है त वर्ग, इसमें भी 5 वर्ण आते हैं। और नेक्स्ट ये है प वर्ग, इसमें भी 5 वर्ण आते हैं। अगर ये वर्गों को मिलाएंगे तो 25 वर्ण हो जाते हैं और शेष या से लेकर के ह तक के जो ये वर्ण होते हैं ये टोटल अगर हम करेंगे तो 33 वर्ण होते हैं। मतलब जो व्यंजन जिसको हम लोग हल वर्ण कहते हैं ये 33 होते हैं। तीसरा प्रकार का होता है जिसको हम लोग अयोगवाह बोलते हैं। ये 4 होते हैं। पहला जो होता है जिसको हम लोग अनुस्वार कहते हैं। दूसरा जो हमारा होता है वह विसर्ग होता है। तीसरा होता है जिसको हम लोग जिह्वा मूल्य कहते हैं। मतलब का और खा के बाद अगर विसर्ग आ जाए तो उसको हम लोग जिह्वा मूल्य कहते हैं। और अगला जो हमारा है वो पद्धमानीय, यानी प और फा वर्ण के बाद अगर विसर्ग आ जाए तो इसको पद्धमानीय कहा जाता है। तो इस प्रकार से जो संस्कृत वर्णमाला में होते हैं वर्ण वो टोटल 50 होते हैं, लेकिन हिंदी में 48 ही होते हैं। इसको आप ध्यान रखिएगा। चलिए स्लाइड को आगे बढ़ाते हैं और आगे अब देखते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि जो स्वर वर्ण होते हैं और व्यंजन वर्ण होते हैं जब तक वो आपस में नहीं मिलेंगे वो पूर्ण वर्ण नहीं होते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं ये क वर्ण है लेकिन इसमें हलंत लगा हुआ है, इसका मतलब है कि इसमें स्वर वर्ण नहीं है। इधर आप देख रहे हैं कि ये स्वर वर्ण है। अगर ये दोनों को हम लोग जोड़ देते हैं तो एक जो वर्ण बढ़ता है जिसको हम लोग पूर्ण वर्ण कह सकते हैं। मतलब इसका तात्पर्य ये होता है कि जो भी वर्ण होते हैं वो बिना स्वर के सहायता से उच्चारित नहीं किए जा सकते हैं। दूसरा और हम लोग जानेंगे कि जिसको हम लोग स्वर या आज कहते हैं ये सुर और लय का सूचक होता है। इसीलिए जो भी गायन होता है, जो भी गीत गाना होता है, उसमें जो आप लोग लय सुनते हैं ना वो स्वर के माध्यम से ही उत्पन्न होता है। दूसरा होता है जिसको हम लोग व्यंजन या हल वर्ण कहते हैं। ये श्रृंगार का सूचक होता है। मतलब व्यवस्थित करने के लिए वर्णों को जहां पे तुक मिलाए जाते हैं तो उसमें ये काम आता है। तो हम लोग आगे अभी क्या जाने कि स्वर या आज जिसको हम लोग कहते हैं ये सुर और लय का सूचक होता है। दूसरा जिसको हम लोग व्यंजन या हल कहते हैं इसको श्रृंगार का सूचक कहा जाता है। तो इस प्रकार से स्वर और व्यंजन वर्ण काम करते हैं। चलिए अब मैं आपको वर्णों का उच्चारण स्थान बताने वाला हूं। सबसे पहले तो हम लोग जानेंगे एकल वर्ण उच्चारण स्थान।
ठीक है, जिसमें से मैं आपको गणित की तरह आपको सूत्र बताने वाला हूं। अगर आप इस सूत्र को याद कर लेंगे तो वर्णों का उच्चारण स्थान में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए पहला सूत्र हम बताते हैं और बताते हैं कि इसमें कौन कौन से वर्ण आएंगे। तो जो पहला हमारा सूत्र है जिसको कहते हैं अकुह विसर्ज्या नाम कंठ, जो यहाँ पे आपको दिख रहा है अकुह विसर्ज्या नाम कंठ। ठीक है, इसमें से जो पहला आप जो देख रहे हैं आ, इसका मतलब है कि इसमें आ और आ वर्ण आएंगे। सूत्र में अगला है कु, इसका मतलब है कि क वर्ग जिसमें से 5 वर्ण आते हैं ये आएंगे। उसके बाद है मतलब है आकार का जो वर्ण है ये आएंगे। और अगला है विसर्जनीय मतलब विसर्ग वर्ण, मतलब इसमें अकु विसर्जनीय नाम में जो कंठ से उच्चारित होंगे ये वर्ण सब आएंगे। तो अगर इस सूत्र को आप याद कर लेते हैं तो आपको याद करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। जो हमारा शरीर के जिस भाग से निकलता है, देखिए यहाँ पे होता है, ये जो फिगर आप देख रहे हैं यहाँ पे दर्शाया गया है कि यहाँ से जो हमारी आवाज निकलती है शरीर के अंदर से उसको हम लोग अकु विसर्जनीय नाम कंठा कहते हैं, मतलब कंठ से उच्चारित होने वाले वर्ण है। ठीक है, चलिए आगे स्लाइड को बढ़ाते हैं और आगे अब देखते हैं दूसरा जो हमारा सूत्र है जिसको ईचु ऐसा नाम तालु, मतलब तालु से निकलने वाले वर्ण हैं, उसके लिए आप ये सूत्र को याद कर लेंगे ईचु ऐसा नाम तालु। इसमें आप देखते हैं कि कौन कौन से वर्ण आते हैं। तो पहला है ई, मतलब इस लाइन में आप देखेंगे कि ह्रस्व ई और दीर्घ ई मतलब तालु से बोले जाते हैं, उसका उच्चारण स्थान तालु है। अगला है चू, यहां आप देख रहे हैं चू का मतलब है कि चा वर्ग जिसमें से ये 5 वर्ण आते हैं। उसके बाद है या, मतलब या वर्ण, और उसके बाद है तलव्य स। तो ये जितने भी वर्ण हैं जिसको ईचु ऐसा नाम तालु बोलते हैं वो तालु से उच्चारित होते हैं, जो हमारे शरीर के इस भाग से, मुख के इस भाग से निकलता है, जो हमारा मतलब मुंह के जो ऊपर वाला जिसको हम लोग छत कह सकते हैं वहां से उच्चारित ये होता है। चलिए अब आगे स्लाइड को बढ़ाते हैं और अगला सूत्र देखते हैं जिसको हम लोग ऋटूर्षा नाम मूर्धा, ये सूत्र याद करेंगे। क्या सूत्र है? ऋटूर्षा नाम मूर्धा, मतलब इससे कौन कौन से वर्ण री, जो हम लोग ऋषि शब्द जो लिखते हैं जिस वर्णों से लिखा जाता है उसका ये यहाँ पे मतलब है, और ये कहां से निकलेगा? मूर्धा से निकलता है। अगला जो हमारा है वो है टू, आप यहां देख रहे हैं, इसका मतलब है ट वर्ग जिसमें से 5 वर्ण आते हैं। अगला हमारा है र और दूसरा है मूर्धन्य स, मतलब ये जो वर्ण हैं ये कहां से निकलते हैं? मूर्धा से निकलते हैं, जो हमारे मुख के इस भाग में होता है, आप देख लेंगे। तो इस सूत्र को अगर आप याद करते हैं तो ये वर्ण का उच्चारण स्थान आपको आसानी से पता रहेगा कि ये कहां से उच्चारित होता है। तो उसको हम लोग कहते हैं ऋटूर्षा नाम मूर्धा, ये सूत्र आप याद रखेंगे। चलिए अब अगला सूत्र देखते हैं कि कौन सा है। यह भी एकल स्थान उच्चारित वर्ण वाला है और यह है लितुलसा नाम दंता। अगला सूत्र क्या है? लितुलसा नाम दंता। ली का मतलब है, ली जो संस्कृत में खास करके चलते हैं, ये हिंदी में नहीं चलते हैं, जैसे लिट लकार इस तरह से वर्ण जो लिखे जाते हैं वो उसके लिए है। तो इसका भी ये दांत से निकल उच्चारित होता है। अगला है तू, तू मतलब ता वर्ग, ये जो 5 वर्ण आते हैं ता वर्ग में ये दांत से उच्चारित होते हैं, मतलब जो हमारे शरीर के अंदर से वाणी जो निकलती है, आवाज निकलती है, वो दांत से टकराती है, जो ध्वनि उत्पन्न होती है। अगला है ला वर्ण और फिर है दंत सा। तो ये जो सारे वर्ण हैं वो कहां से? दांत का मतलब जो हमारा शरीर में मुंह में जो दांत है वहां, आप ये फिगर में देख रहे होंगे, यहाँ आके टकराते हैं हमारे शरीर से, जो अंदर से वाणी निकलती है, हवा जिसको कह सकते हैं, तो फिर ध्वनि में बदल जाती है। इसलिए इसको ऋतुलसा नाम दंता, मतलब दांत उच्चारण स्थान इसका होगा, याद रखेंगे। ठीक है, तो चलिए बच्चे आगे बढ़ते हैं और फिर अगला सूत्र देखते हैं। अगला सूत्र भी एक स्थान उच्चारण स्थान वाला है जिसको हम लोग उपु पद्मानिया नाम ओष्ठव, मतलब इस सूत्र अगर याद रखेंगे तो इससे जो उच्चारित होने वाले मतलब निकलने वाले जो वर्ण हैं, पहला है उ, यहाँ पे आप देख रहे हैं, इसका मतलब है कि ह्रस्व और दीर्घ जो वर्ण हैं ये कहां से निकलते हैं? तो ओष्ठ, जो हमारे मुख में जो ओष्ठ होता है, आप यहाँ पे देख रहे होंगे,
तो यहां से उच्चारित होते हैं। ठीक है, अगला है पू। इसका मतलब है कि पा वर्ग, इसमें ही 5 वर्ण होते हैं, ये भी ओष्ठ से उच्चारित होते हैं। अगला है उपध्मानीय नाम, जो पहले भी अभी हम जस्ट पढ़ाए हैं। पा और फा के बाद अगर कोई विसर्ग आ जाए तो उसको उपध्मानीय नाम कहते हैं। तो ये जो सारे वर्ण हैं ये कहां से उच्चारित होते हैं? ओष्ठ से। इसका जो उच्चारण स्थान होगा वो क्या होगा? ओष्ठ होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला सूत्र देखते हैं। अगला सूत्र भी है एकल स्थान उच्चारण स्थान है, जिसमें हम लोग वर्ण पढ़ते हैं, जिसमें या, मा, अंगट, वर्गीना और न, ये जो वर्ण है, जो 5 प्रकार के वर्ण हैं, ये नासिका, नासिका मतलब नाक, जो ये नाक है ना, तो हमारे शरीर के मुख से आप देख रहे हैं कि ये आवाज ऐसे यहां से इस तरह से निकलता है, जिसमें से ये 5 वर्ण है, याद कर लेंगे। या, मा, अंगा, वर्गीना और न, ये जो है नासिका से निकलते हैं। मतलब इसका जो उच्चारण स्थान हो जाएगा क्या हो जाएगा? नासिका हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं वैसे वर्ण जिनका उच्चारण स्थान 2 स्थानों से होता है। अब हम लोग वैसे वर्ण को देखेंगे बच्चे, जिसका उच्चारण 2 स्थानों से होता है ना। उसमें से पहला जो वर्ण है वकारस्य दंतोष्ठम, वह जो वर्ण है इसका उच्चारण 2 स्थानों से होता है, दांत और ओठ, ये दोनों जगह से उच्चारित होता है ना। मतलब इसका उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? दांत और ओष्ठ, जिसको बकारस दंतोष्ठम कहा जाता है, जिसमें से एक सिंगल वर्ण वा आता है। चलिए अगला वर्ण देखते हैं। अगला जो हमारा वर्ण है वह भी 2 स्थानों से उच्चारित होने वाले हैं, जिसको एदैतो कंठ तालु कहते हैं, जिसमें से ए और ऐ वर्ण आता है, जिसका उच्चारण स्थान क्या है? कंठ है और तालु है। मतलब ये 2 जगह से उच्चारित होता है, इसलिए इसको 2 जगह वाला उच्चारण स्थान वाला वर्ण कहते हैं, जिसमें से ए और ऐ आता है, आप देख रहे हैं। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला भी देखते हैं। अगला जो है हमारा उदौतो कंठोष्ठम, उदौतो कंठोष्ठम, जिसमें ओ और अ वर्ण आता है, जिसका उच्चारण स्थान कंठ और ओष्ठ होता है। ये जो वर्ण है इसका उच्चारण स्थान क्या है? कंठ और ओष्ठ है, जो आप यहाँ पे देख रहे हैं। मैं स्लाइड के माध्यम से भी यहां से उत्पन्न होता है और यहाँ भी 2 जगह, मतलब जो हमारे शरीर के अंदर से मुंह के द्वारा जो आवाज निकलता है, हवा जो निकलती है, वो 2 जगह टकराती है ना। उसमें से ओ और अ वर्ण है। चलिए आगे देखते हैं कि कौन सा वर्ण है जिसका उच्चारण स्थान क्या होगा। तो अगला है नासिका अनुस्वारस। मतलब जो हम कोई वर्ण लिखते हैं, जैसे लिखेंगे अगर अंगार, इस तरह से अगर लिख रहे हैं, तो ये जो हमारा अनुस्वार है ना, इसको जो ऊपर बिंदी की तरह देते हैं, इसको अनुस्वार बोलते हैं। और ये कहां से निकलता है? तो नासिका से, मतलब नाक से निकलता है ना। मतलब वहां हवा जो है टकराती है और वर्ण में परिवर्तित हो जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बच्चों जितना भी हम उच्चारण स्थान अभी देखे वर्णों का, उससे संबंधित मैं आपको कुछ हल किए हुए प्रश्न बताने वाला हूं, जो मैट्रिक के परीक्षा में आ सकते हैं। और कुछ मैं प्रश्न आपको ऐसा दूंगा जो आपको घर से बनाना है और मुझे कमेंट में बताना है। तो चलिए शुरू करते हैं कि वह कौन सा प्रश्न है जो हमारे मैट्रिक के परीक्षा में आ सकते हैं। तो जो हमारा पहला प्रश्न है वह है संस्कृत वर्णमाला में कुल कितने वर्ण होते हैं? तो अभी मैंने जस्ट पढ़ाया है, आप इसको याद रखेंगे। कितने होते हैं? 50 होते हैं। हमारा जो दूसरा प्रश्न है, संस्कृत में स्वरों की संख्या कितनी होती है? संस्कृत में स्वरों की संख्या कितनी होती है? तो अभी जस्ट मैंने पढ़ाया है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वह 13 हो जाएगा, जिसको अच भी कहा जाता है। अगला जो हमारा तीसरा प्रश्न है, क वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? क वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? तो अभी बताया था हमने, अकु विसर्जिया नाम कंठ, एक सूत्र बताया था जिसमें उच्चारित जो होते हैं वो कंठ से होते हैं, है ना। अगला जो प्रश्न है वह चौथा है, पा वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है?
तो इसका जो उच्चारण स्थान है, अभी हमने जस्ट सूत्र बताया है, याद कर लीजिएगा, ओष्ठ है ना। पांचवा जो प्रश्न है वह है व्यंजन किसके बिना अधूरे हैं, है ना। तो व्यंजन वर्ण स्वर के बिना अधूरे हैं। जब तक स्वर का मेल नहीं होगा तब तक हम व्यंजन वर्णों का उच्चारण नहीं कर सकते हैं। चलिए अब आगे स्लाइड को बढ़ाते हैं और आगे प्रश्न देखेंगे कि कौन सा प्रश्न है जो हमारे मैट्रिक के परीक्षा में आ सकते हैं। तो छठा जो प्रश्न है वह है च वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है। तो अभी सूत्र हमने जस्ट बताया है, आप देख लीजिएगा। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा तालु। सातवां प्रश्न है व का उच्चारण स्थान क्या है। तो ये व वैसा वर्ण है जो दो जगहों से उच्चारित होता है, तो इसलिए इसका उत्तर दंतोष्ठ हो जाएगा। दांत और ओष्ठ दोनों जगह से उच्चारित होता है, इसलिए इसको दंतोष्ठ कहेंगे। अगला जो प्रश्न हमारा है वह आठवां प्रश्न है ऋटूर्षा नाम, है ना, दंता, इस तरह से प्रश्न था। ऋटूर्षा नाम मूर्धा, इस सूत्र का सही अंत क्या है। तो इसमें मूर्धा आएगा, ऋटूर्षा नाम मूर्धा, याद रखिएगा सूत्र जो है ऋटूर्षा नाम मूर्धा, ठीक है। नामा जो प्रश्न हमारा है वह इया मां अंगट वर्गीना और ना, ये जो 5 वर्ण है इसका उच्चारण स्थान क्या है। तो ये नासिका से, मतलब नाक से बोले जाते हैं। तो इसमें ऑप्शन में नहीं है, मतलब मिसप्रिंट हो गया है, लेकिन मैं बता रहा हूं, इसको आप याद कर लेंगे, नासिका, ठीक है, नासिका होता है, इसको याद करेंगे। और यहाँ पे ये गलत प्रिंट हो गया है, ठीक है। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, ये वाला संस्कृत में अयोगवाह की संख्या कितनी है। अभी जस्ट बताया है, तो वो 4 होते हैं। अयोगवाह वर्ण कितने होते हैं संस्कृत में, 4 होते हैं, इसको आप याद रखेंगे। ये सारे प्रश्न ऐसे हैं जो आपके मैट्रिक के परीक्षा में आ सकते हैं। चलिए अब कुछ ऐसा प्रश्न है जो आपको घर से बनाने हैं और कमेंट बॉक्स में हमें बताना है। अभी जो मैंने आपको बताया उससे संबंधित है, मैं आपको प्रश्न पढ़ दे रहा हूं और उसका ऑप्शन पढ़ दूंगा, जवाब आपको देना है, मैं आपको जवाब इसका नहीं दूंगा। तो हमारा जो 11वां प्रश्न है जो आपके लिए है, ता वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है। ऑप्शन है मूर्धा, ओष्ठ, दंत और कंठ, इसमें से क्या उत्तर होगा आपको बताना है। अगला 12वां प्रश्न है ए और आय का उच्चारण स्थान क्या है। ऑप्शन है दंतोष्ठम, कंठतालु, कंठोष्ठम और केवल तालु, इसमें से जो भी आपका उत्तर होगा आपको लिखना है। 13वां प्रश्न है अनुस्वार का उच्चारण स्थान क्या है। अनुस्वार का उच्चारण स्थान क्या है। ऑप्शन है नासिका, कंठ, तालु, ओष्ठ, इसमें से जो भी आपका उच्चारण स्थान होगा, जो सही होगा वो आपको लिखना है। 14वां जो प्रश्न है यह है संस्कृत में व्यंजन, मतलब जिसको हल भी कहते हैं, उसकी संख्या कितनी है। ऑप्शन है 13, 50, 33 या 4, इसमें से जो भी उत्तर आपको सही लगेगा उसका आपको जवाब लिखना है। अगला 15वां प्रश्न है उ, ह्रस्व उ और दीर्घ उ का उच्चारण स्थान क्या है। इसका जो ऑप्शन है दंत, ओष्ठ, तालु और नासिका, इसमें से जो भी आपको सही उत्तर लगे आपको उत्तर देना है। चलिए कुछ और प्रश्न देखते हैं जो दीर्घ उत्तरीय है। ऐसे दीर्घ उत्तरीय इससे पूछेगा नहीं, लेकिन मैं आपको कुछ बता दे रहा हूं जो आपको 1 नंबर वाला प्रश्न में भी काम आ सकता है। पहला है कि संस्कृत में स्वर और व्यंजन के बीच क्या संबंध है, उदाहरण सहित समझाएं, है ना। अगर इस तरह से प्रश्न अगर पूछता है, ऐसी संभावना कम है, लेकिन मैंने आपको बता दिया है। संस्कृत में स्वर जिसको आज भी कहते हैं ये सुर और लय का सूचक होता है, जबकि व्यंजन जिसको हाल कहते हैं ये श्रृंगार सूचक होते हैं। व्यंजन वर्ण स्वरों की सहायता के बिना अधूरे हैं, जैसे का जिसमें हलंत लगा हुआ है, इसका मतलब है कि इसमें स्वर वर्ण का मात्रा नहीं है। और दूसरा है आ, अगर ये दोनों को हम लोग जोड़ेंगे तो एक पूर्ण वर्ण बनेगा जिसको हम लोग का वर्ण कह सकेंगे, है ना। मतलब इसका तात्पर्य हुआ कि जो भी व्यंजन वर्ण होते हैं बिना स्वर के सहायता से उच्चारित नहीं किए जा सकते हैं। दूसरा जो हमारा प्रश्न है कि अकुह विसर्जिया नाम कंठा,
इस सूत्र का क्या अर्थ है स्पष्ट करें। तो इस सूत्र भी अब मैंने जस्ट बताया है कि कौन कौन सा वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है, इससे पता चलता है ना। तो इसमें आ का वर्ग और विसर्ग का उच्चारण स्थान इससे पता चलता है, इसका ये उत्तर हो जाएगा। ठीक है, एक और प्रश्न है जो दीर्घ उत्तरीय में ही है, द्वितीय स्थान उच्चारण वाले वर्ण किन्हें कहते हैं, किन्हीं दो के उदाहरण दे। कुछ ऐसे वर्ण होते हैं जो दो जगहों से उच्चारित होते हैं, मतलब उनका जो उच्चारण स्थान दो जगह होता है, जो मैंने अभी जस्ट पढ़ाया है। ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण मुख के दो अंगों की सहायता से होता है उन्हें द्वितीय स्थान उच्चारण वर्ण कहते हैं। जैसे वा, ये दांत और ओष्ठ दोनों जगह से उच्चारित होते हैं। ये कंठ और तालु, ये दोनों जगह से वर्ण उच्चारित होते हैं। तो कुछ ऐसे वर्ण हैं जो दो जगहों से उच्चारित होते हैं। चलिए कुछ और है जो ये आपके लिए है, जो घर से आपको बनाने हैं, जो मैंने आपको बताया है उसी से संबंधित है। हम सिर्फ प्रश्न को पढ़ दे रहे हैं। पहला जो प्रश्न है, तालु और मूर्धा के उच्चारण स्थानों में क्या अंतर है, दोनों के सूत्र लिखें और उनके अंतर्गत आने वाले वर्णों की सूची बनाएं। ये आपको घर से लाना है और कमेंट में बताना है। दूसरा जो प्रश्न है, संस्कृत वर्णमाला में अयोगवाह किसे कहते हैं, उनके नाम लिखें और यह भी बताएं कि वे कुल कितने होते हैं। तो इस प्रकार से आज का जो टॉपिक था उससे रिलेटेड प्रश्न हैं जो आपको बनाने हैं। अगर इसकी आप तैयारी अच्छा से कर लेते हैं तो फिर हम रिपीट कर रहे हैं, आपको मैट्रिक के परीक्षा में 5 से 10 प्रश्नों का आंसर मिलने वाला है। तो अब हम लोग अंत पड़ाव पे पहुंच गए हैं और इसके बाद हम लोग समाप्त करेंगे। थोड़ा सा आपको पुनः रिवीजन करा देते हैं कि ये जो हम देख रहे हैं मुख का भाग, इसमें से कंठ, तालु, मूर्धा, नासिका, दंत और ओष्ठ, ये 6 भाग हैं जहां से वर्णों का उच्चारण स्थान मतलब उच्चारित होते हैं। जो हमारे शरीर के अंदर से जो हवा निकलती है और जिन भागों पे जाकर के टकराती है, जहां से वर्ण का रूप ले लेता है, मतलब जिसको हम लोग आवाज के रूप में बाहर निकालते हैं। याद रखें कौन कौन से है, पहला कंठ है, तालु है, मूर्धा है, नासिका है, दंत है और ओष्ठ है। ये 6 भाग हैं जहां से वर्णों का उच्चारण होता है। ठीक है, तो बच्चों उम्मीद करता हूं कि ये आपको समझ में आया होगा और अगर आप कुछ भी कंफ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में हमको जरूर बताएंगे, मैं वहां पे भी आपको सहायता करूंगा, आपके प्रश्नों का जवाब दे सकूंगा। तो आज का चैप्टर यहीं तक, फिर एक नए शानदार चैप्टर के साथ मिलते हैं जो मैट्रिक बोर्ड से ही रिलेटेड होगा। तब तक के लिए जय हिंद।